नमस्ते, वेलकम टू लेगेसी। हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। 5 यूनिट हम अभी तक देख चुके हैं। इसके पहले एक छोटा सा जनरल इंफॉर्मेशन। ये देखो, जो हमारा लेगेसी का चैनल है टेलीग्राम पर, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और कम्युनिकेशन के नोट्स डल चुके हैं ऑलरेडी। सारे यूनिट्स के 1 से लेकर 15 यूनिट तक सारे डल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो एक एक करके। लेक्चर उसका प्ले कर सकते हो। जब आपने उसका लेक्चर प्ले कर लिया, उसके बाद लेक्चर आपने प्ले कर लिया, उसके बाद उसमें आप अंडरलाइन कर लो। जो चीज़ें कठिन लग रही है उसको आप उसमें लिख लो। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रिंट नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप मोबाइल पर ही लिख सकते हो चीज़ों को, तो उसका प्रिंट आउट ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें चीज़ों को मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो। याद आपको क्या क्या करना है, जो चीज़ें ग्रीन से हाईलाइटेड, आपको उस चीज़ को याद करना है। बाकी चीज़ों को समझना है, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। आराम से 70-80% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो अभी तक हम देख चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि रिसर्च क्या होती है, उसके फंडामेंटल्स क्या रहते हैं, मैनेजमेंट के लिए रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या रहती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, जो चीज पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसे रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको फॉर्म किस तरह करा जाता है, और रिसर्च की डिजाइन पूरा प्लान क्या रहता है रिसर्च को करने का, वो किस तरह से डिसाइड करता है रिसर्चर। इसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या रहती है। उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को खोलकर हम अभी समझने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या रहेगा, इन्वेस्टिगेट किस किस चीजों को हम करने वाले हैं, क्या डिजाइन रहेगी एक्सपेरिमेंट की, वो सारी चीजें आती है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रहती है सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। जो हमने देखा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को, उसको हम टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर। वो होती है जिस एक्सपेरिमेंट को हम बनाते हैं, पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट बिठाते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इस पूरे यूनिट में हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किस तरह से करा जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन जो आपने करा उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, किस तरह से उसको चेक करना पड़ता है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, और जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रहती है उसको हम क्लासीफाई किस तरह से कर कौन कौन से डिजाइन हो सकती है। अभी जो आप स्कूल में कोई साइंस का स्टूडेंट है तो केमिकल को मिलाता है, फिर उसका जो रिजल्ट आता है उससे किसी बड़े कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है। उसी तरीके से हम एक छोटा एक्सपेरिमेंट बिठाते हैं, उसमें हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इफेक्ट आ रहा है, और जो हमारा कंक्लूजन रहता है उससे हम पूरी पॉपुलेशन पे उसको रिफ्लेक्ट करके बड़ा बिजनेस डिसीजन लेते हैं। ये होता है पूरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का कॉन्सेप्ट। देखो, जो हमने इसके पहले मेथड्स देखी हुई हैं, जैसे कि कॉजल रिसर्च की मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च की मेथड्स। इस केस में वहां पे क्या होता है, जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है जो चीजें हो रही हैं या जो चीजें हो चुकी हैं, और उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करता है। इसमें डिफरेंस क्या रहता है, मेथड जो हमने अभी तक देखी है और जो अब हम एक्सपेरिमेंटेशन देखने वाले हैं, कि मेथड्स जो होती हैं उसमें रिसर्चर एक्सेप्ट करता है कि जो चीजें जैसी हैं उसको वैसी की वैसी वो एक्सेप्ट करके चलता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिसर्चर है वो सिस्टमेटिकली सारी जितनी इन्वायरमेंट की चीजें हैं उनको डिसअलाउ करता है। कोई चीज मानता नहीं कि पहले से है, सारी चीजों को वापस से निकलने सिस्टमेटिकली अल्टर करता है सारे वेरिएबल्स को, और ऑब्जर्व करता है कि जो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में, कंक्लूजन में चेंजेस होने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह से कंडक्ट करने वाले हैं, उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्या क्या मिलने वाले हैं, उसकी वैलिडिटी किस तरह से रहने वाली है, एंड हाउ वन जनरलाइजेस द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी अक्रॉस टाइम, सेटिंग्स एंड पर्सन्स। अभी एक्सपेरिमेंटेशन क्या रहा है, देखो आंटी बहुत खुश हो रही है सोल्यूशन मिलाकर। तो बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या करते हैं जो रिसर्चर है, वो उसका इंटेंशन ये रहता है कि जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है उसके बियॉन्ड जाके वो कुछ मैनिपुलेशन करे, उससे बियॉन्ड जाके वो कुछ चेंजेस करे, ताकि जो उससे कॉज एंड इफेक्ट है उसको और अंडरस्टैंडिंग आए कि मैं किस तरह से सेल्स बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है किसी एक वेरिएबल को जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना हुआ, किस डिग्री पर हुआ, उसको चेक करता है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया, उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स कितनी बढ़िया कम हुई। सेल्स किसकी होती है, लोगों की होती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है। तो जिस चीज की रिसर्च करी जाती है उसको टेस्ट यूनिट कहा जाता है। जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और देखता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटेल एक एग्जांपल समझते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करना। एक रिटेल एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें एक शॉपकीपर हमने अपना बिठाया और एक चोर हमने अपना बिठाया। एक आदमी है जो एक्टिंग कर रहा है चोर की, तो एक शॉपकीपर बैठा हुआ है, पूरी दुकान है जो हमने एक्सपेरिमेंट कैमरे वगैरह लगा के रखे। उसमें एक चोर आ रहा है, चोरी कर रहा है, और जो कस्टमर्स हैं वो दो ग्रुप के कस्टमर्स हैं, एक जो अकेले आए हुए हैं, एक जो अपनी फैमिली है, किसी किसी अटेंडेंट के साथ आए हुए हैं, एक से ज्यादा लोग हैं। उसमें चोर चोरी करता है और हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितने लोग एक्चुअली में उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, और कितने लोग दूर हो जाते हैं। ये हम रिसर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मेरिट है, उसे क्या पता चलेगा, वो सब छोड़ दो। एक्सपेरिमेंट करने का तरीका देखो, हमने पूरी एक कंडीशन बिठाई, पूरी इन्वायरमेंट को स्टेबल करा,
सब जगह कैमराज लगाए, हम सब चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल में है। जो शॉपकीपर है वो हमारा बंदा है, जो चोर है वो हमारा बंदा है, और जो कस्टमर्स हैं उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है, उनके रिएक्शन से हम हमारे डिसीजन बाद में ले लेंगे। तो ये होता है एक्सपेरिमेंट करने का तरीका। आप एक कंडीशन बनाते हो और फिर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो, और उसके जो कंक्लूजन है उससे आप आपके दूसरे चीजों में उस कंक्लूजन को अप्लाई करते हो ताकि आपको और फायदा हो सके बिजनेस के अंदर। अब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमको पता है, ऐसा वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट करा जाता है, जो दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल, हम हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह के एडवर्टीजमेंट करेंगे और कितना एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसकी वजह से हमारा सेल्स चेंज होगा। तो जितना एडवर्टीजमेंट हम कम ज्यादा कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो सेल्स है जो बढ़ रही है कम हो रही है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कम या ज्यादा हो रही है। टेस्ट यूनिट क्या होता है, जो हमारे एग्जांपल था उसमें हम किसको देख रहे हैं, किसका बिहेवियर टेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा, जो कस्टमर्स हैं दुकान के अंदर, वो लोग आ रहे हैं, वो अपना सामान खरीद रहे हैं, वो चोरी करते हुए किसी को देख रहे हैं और फिर रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनकी टेस्ट कर रहे हैं, तो वो होगा टेस्ट यूनिट। जिस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे एंटिटी का रिस्पॉन्स चेक करा जाता है उसे कहते हैं टेस्ट यूनिट। एक्सटर्नियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो जो हमारा एडवर्टीजमेंट वाला एग्जांपल है कि हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे तो इतना सेल्स होगा, क्या सेल्स सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की वजह से बढ़ती है? हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं कि हमारी सेल्स बढ़ेगी या कम होगी। तो ये जो वेरिएबल्स हैं जिसको हम अभी नहीं देख रहे, क्योंकि रिसर्च सिर्फ एक या दो वेरिएबल पे करी जा सकती है एट अ टाइम, तो जो सारे वेरिएबल्स बाकी के वेरिएबल्स होते हैं उन सबको हम एक्सटर्नियस वेरिएबल्स कह देते हैं। एक्सटर्नियस वेरिएबल्स को हमें कंसीडर नहीं करना पड़ता रिसर्च के टाइम पे, और कंट्रोल करके रखना पड़ता है इनके इफेक्ट को जब हम कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च कर रहे हैं उस टाइम पर। नाउ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये जो पूरा हमने अपरेटस बिठाया है जिसमें रिसर्चर सारी कंडीशन टेबल करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करता है, सारे एक्सटर्नियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, और देखता है कि रिलेशनशिप क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। नाउ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या रहती है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स रहती हैं जिसमें टेस्ट यूनिट हम देखते हैं, कितने यूनिट्स पर हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट यूनिट्स की वो हम डिटरमिन करते हैं, उसको हम होमोजेनियस सब सैंपल में डिवाइड कर देते हैं, मतलब हिस्सों में बांट देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं ताकि उस पर अलग अलग तरीके से रिसर्च करी जा सके। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वो क्या होगा, उसको किस तरह से मेजर करा जाएगा, और कौन कौन से एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल किस तरह से करा जाएगा, ये सारी चीजें रिसर्चर डिसाइड करता है, और इस पूरे सिस्टम को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहा जाता है। अभी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किस तरह से करा जाता है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट तभी होता है जब जो रिसर्चर है वो कंप्लीट करता है कई सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, और वो हर एक एक्टिविटी को अच्छी तरीके से करता है, तब जाके एक अच्छी साइंटिफिक मेथोलॉजी के तहत रिसर्च हो पाती है और आपको कॉजेशन समझ में आता है। कोई चीज अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है उसको समझने के लिए आपको 7 स्टेप अच्छे रिसर्चर को करनी पड़ती है। कौन कौन सी चीजें, पहले उसको रेलेवेंट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनके लेवल्स डिफाइन कर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, फिर जो एनवायरमेंट है रिसर्च की एक्सपेरिमेंट की उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसको चूज करना पड़ेगा, फिर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है उनको सेलेक्ट और असाइन करना पड़ेगा, फिर जब टेस्टिंग होने वाली है उसके पहले पायलट टेस्टिंग, रिवीजन, प्री टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर जो डेटा मिला उसको एनालाइज करना पड़ेगा सही तरीके से, तब जाके हम बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंट पूरी अच्छी तरीके से हो पाया और जो हम चाहते थे वो हमें रिजल्ट मिल सकता है, तब हम ऐसा कह सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट वेरिएबल्स। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से उसको सेलेक्ट करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको हम कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि एग्जैक्टली किस चीज पर हमको रिसर्च करनी है। जो रिसर्चर है उसका टास्क रहता है कि वो ट्रांसलेट करे एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम को क्वेश्चन से हाइपोथेसिस में, और फिर बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके उन हाइपोथेसिस को, उन क्वेश्चंस को, उन टूल्स को, उन वेरिएबल्स को सेलेक्ट करे और इन्वेस्टिगेट करे जो क्वेश्चन उसको आ रहे हैं रिसर्च के दौरान, जितना डेटा है उसको अच्छी तरीके से गैदर करे। हाइपोथेसिस जो है, जो भी टेंटेटिव स्टेटमेंट है कि भाई ये चीज है ये चीज नहीं है, उसको आप टेस्ट करने के लिए जितना ज्यादा एविडेंस निकाल सकते हो वो निकालने की आप कोशिश करो। ठीक है, एक एग्जांपल समझो कि अगर हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज हमें कस्टमर्स को देनी है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया छोटा सा। अब उस वीडियो को हमें इस तरह से प्ले करना है कि जो प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स है वो लोगों को पता चल जाए, और जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो कस्टमर्स के पास रिटेन रहे, उनका रिटेंशन ज्यादा रहे। तो उसको हमें कब प्ले करना है, शुरू में प्ले करना है, बाद में प्ले करना है, ये एक कंडीशन है। तो जो रिसर्चर है उसका पहली स्टेप में ये चीज है कि वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने हैं, कितने वेरिएबल्स पे टेस्ट करना है वो डिटरमिन करना है, और डिजाइन क्या रहेगी, अप्रोप्रिएट मेजर क्या रहेगा उस पर्टिकुलर चोजन वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो डिटरमिन करना है। तो जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा कि हमें एक प्रोडक्ट की जो टाइप्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन चीजें हैं वो कस्टमर्स को बतानी है, उनका रिटेंशन बढ़ाना है। उस केस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से वेरिएबल्स को हमको देखना पड़ेगा कि हमारी सेल्स की प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मेन है जो हमको बताने हैं, कस्टमर को हमने बता तो दिया लेकिन उसको याद रहना चाहिए, रिटेंशन रहना चाहिए, और प्रोडक्ट का नॉलेज कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। इस केस में जो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन और नेचर है वो ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस शुड आल्सो बी डिफाइंड। इस केस में स्पेसिफाइंग द स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया इज मेट।
ग्रेटर देन द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। हाँ, अब जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम आती है। हम हमारे पास जितना प्रोजेक्ट का बजट है उतने ही हम वेरिएबल्स ले सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट का वेरिएबल्स ले लेंगे तो बजट की बाहर हो जाएगी। जितना टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें जितने हम टेस्टिंग कर सके, जितने को हम ऑब्जर्व कर सके, जितने में हम पोस्ट एनालिसिस करके उसका सही डेटा निकाल सकें, उतना ही टाइम है, उतने टाइम में जो कर सकते हैं उतने वेरिएबल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने हमारे पास कंट्रोल्स हैं, जितने हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके बेसिस पर ही हम वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट रहते हैं कि हम कितने वेरिएबल्स सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि हम लेवल स्पेसिफाई करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कहते हैं। देखो, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके हम लेवल डिसाइड करते हैं। हमने एग्जांपल देखा था कि हम एक सेल्स कैंपेन चला रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स है, जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कैटेगराइजेशन है, वो हम लोगों को बता रहे हैं। इस केस में हमें एडवर्टीजमेंट करनी थी। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि जो हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला रहे हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर को देने के लिए, तो उसके हम लेवल डिफाइन कर देंगे कि जो एक्टर है उस एडवर्टीजमेंट कैंपेन में, जो एडवर्टाइज में रहेगा, उसको उसकी एज के बेसिस पर हम उसको बांट देंगे। या तो हाई एज वाला रहेगा अमिताभ बच्चन, मीडियम एज वाला रहेगा शाहिद कपूर, लो एज वाला रहेगा कोई भी जनजी एक्टर नया वाला जो आया, तो उनको हम एज में बांट देंगे। अब हमें किस एक्टर को, हाई लेवल के, मिड लेवल के या लो लेवल के एक्टर को डिसाइड करना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा इंटेंडेड टारगेट कस्टमर बेस कौन सा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट नए लोग खरीदे जिनकी 20 साल से कम की उम्र है, तो नए एक्टर को लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा सीनियर लोग खरीदे, तो हम अमिताभ बच्चन को लेंगे। तो कॉमन सेंस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि किस लेवल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमको चूज करना है एक्सपेरिमेंट के लिए। सर समझा नहीं अच्छे से। देखो, हमारा पहले वाला एग्जांपल था कि जितना हम एडवर्टीजमेंट करेंगे वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जितना सेल्स उसकी वजह से चेंज होगा वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम एडवर्टीजमेंट को हाई, मीडियम, लो में बांट देंगे। लो क्या हुआ कि हम टीवी पे, न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार डाल देंगे। मीडियम क्या हुआ कि हम इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट करेंगे। हाई क्या हुआ कि हम इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देंगे। उसमें काफी पैसा लग जाता है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने पड़ते हैं प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। इस केस में हम किस लेवल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारी टारगेट कस्टमर बेस कौन सी है, टारगेट मार्केट कौन सी है। उसके बेसिस पर हम कॉमन सेंस में डिसाइड करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहेगा। तीसरी चीज आती है, हम एक्सपेरिमेंट के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखेंगे। बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के, जैसे कि डिफरेंस इन एज, जेंडर, रेस, ड्रेस, वो सारी चीजें एक्सटर्नियस वेरिएबल्स होती है जो हम पहले देख चुके हैं। ये जो होते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रीटमेंट को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो इन दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमको कंट्रोल या एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस स्टेप में हम बेसिकली जो इन्वायरमेंट है पूरे एक्सपेरिमेंट का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि रूम का अरेंजमेंट कैसा है, टाइम ऑफ एडमिशन किस तरह से, सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए हर एक एडमिशन के साथ। तो ओवरऑल जब रिसर्च हो रही है तो उसका कंडीशन हम देखेंगे। एग्जांपल समझो, अगर हमारे पास 20,000 कस्टमर्स का एक बेस है, हमारे प्रोडक्ट्स करीब 20,000 लोग पूरी कंट्री भर में खरीदते हैं, उसमें से हमने 1000 लोग निकाले जिसका हम सैंपल करेंगे और उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो सैंपल क्या हम एक बार में कर लेंगे नहीं, हमें 100 लोग के ग्रुप में उनको बुलाना पड़ेगा, और जब उनकी सैंपलिंग हो तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनका जो रूम है, इन्वायरमेंट है, जो वाइब है, अक्रॉस ऑल सैंपल्स सेम रहे, ताकि जो हमें रिजल्ट्स मिले वो सेम मिले, कोई भी चीज बायस ना मिले, कोई भी चीज इन्फ्लुएंस ना मिले। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड का। ब्लाइंड क्या होता है, जब जो एक्सपेरिमेंट जो जिस पर रिसर्च करी जा रही है, पार्टिसिपेंट है, उसको पता नहीं होता कि उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है, तो उसका ऑनेस्ट रिएक्शन आता है, वो परफॉर्म नहीं करता है। डबल ब्लाइंड क्या होता है, जब जिस पर रिसर्च करी जा रही है पार्टिसिपेंट और जो एक्सपेरिमेंटर है, उन दोनों को पता नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले केस में जब जो ऊपर एग्जांपल था कि एक शॉपकीपर था और चोर था, वो दोनों हमारे आदमी थे और हम कस्टमर को देख रहे थे कि वो रिपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो कस्टमर ब्लाइंड में था। लेकिन अगर जो शॉपकीपर है उसको भी हम नहीं बता रहे कि हम तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिर्फ चोर हमारा है, सिक्योरिटी गार्ड हमारा है, और जो मेन शॉप का ओनर है वो हमारे पास है, जो सेल्समैन काउंटर बैठता है उसको हमने बताया हुआ नहीं है, तो ये पूरी डबल ब्लाइंड हो जाती है। इस केस में हमें ऑनेस्ट रिएक्शन मिलता है रियल प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, उसके हिसाब से हम सही डिसीजन ले सकते हैं। कोई परफॉर्म नहीं करता है, फिर हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रिसर्च को किस तरीके से करना है, क्या तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का, क्या क्या तरीका हो सकता है। 1-to-1 रिसर्च कर सकते हो, 1-to-1 एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उनसे कॉल पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप सर्वे के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, गूगल फॉर्म दे सकते हो, क्या भर के हमको दे दो, या आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। किसी को कुछ मत बोलो। जब कोई कस्टमर कोई चीज खरीद रहा है, कोई चीज को चूज कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, बात कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, तो आप उसको ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से अपनी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करो। तो बेसिकली हम यहाँ पे प्लान करते हैं पूरी रिसर्च डिजाइन को कि किस तरह से रिसर्च होने वाला है, किस तरह से हम एक्चुअली में डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद सेलेक्टिंग एंड असाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इस केस में क्या होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा हिस्सा निकालते हैं जिसको हम सैंपल बोलते हैं, और उस सैंपल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन उस सैंपल हम जिन लोगों पर करेंगे उनको सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे, वो जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल रैंडम होना चाहिए। जो हमने सैंपल निकाला वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
उसका हम कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? दो ग्रुप हम बनाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हमारे 20,000 का कस्टमर बेस था, उसमें से हमने 1,000 लोग अलग कर लिए सैंपल के, वो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसमें से 200 लोग हमने और अलग कर लिए, जो होते हैं कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है, उन पर हम सेम टाइप की रिसर्च करेंगे, और जो दोनों का रिजल्ट है वो करीब करीब सेम या सिमिलर आना चाहिए। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ हमने गलती करी है। दोनों का करीब करीब सेम रिजल्ट आना चाहिए अगर हम सेम प्रोसीजर दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हम चाहते हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे जो सैंपल हमने बनाया है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम रेंडमाइजेशन कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं, या सैंपल साइज को बड़ा कर सकते हैं। अगर ये तीन चीज हम कर देंगे तो हमारी जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। रेंडमाइजेशन क्या होता है कि हम एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर देते हैं रेंडमली, कि भाई जितने 20,000 लोग हैं उसमें से 30वें नंबर का मैंने उठा लिया, और फिर 30वें के बाद हर 50-50 के इंटरवल वाले बंदे को मैं उठाते जाऊंगा। इससे क्या होगा? कोई एक पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न नहीं बनेगा तो कोई बायस नहीं रहेगा। जो भी बंदा आ रहा है वो रेंडमली आ रहा है, सबके पास अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन की। तो हमें जो सैंपल मिल रहा है पूरी पॉपुलेशन पे रेंडमली मिलेगा, और जो भी हम उससे रिजल्ट निकालेंगे हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं सैंपल का, वो हम उसी क्राइटेरिया पे, उसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर सिलेक्शन करें जो हमारी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है। मान लो हमारी जो प्रोडक्ट है वो वुमेन्स के लिए प्रोडक्ट हमने बनाया है, और ऐसी वुमेन्स के लिए जो पढ़ी लिखी वुमेन है, पेन है, पेपर है, या कोई स्पेसिफाइड जर्नल हम बनाते हैं, उस केस में हम उन्हीं लोगों से एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी पॉपुलेशन का है। उसी कैरेक्टरिस्टिक बेस पर हम हमारा सैंपल भी सेलेक्ट करेंगे। दूसरा होता है कि हम हमारे सैंपल साइज को बड़ा कर देंगे, ज्यादा लोगों का सैंपल लेंगे। अगर ज्यादा लोगों का सैंपल लेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा और हमारी कंट्रोल की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे पायलट टेस्टिंग, रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? जैसे पायलट टेस्टिंग क्या मतलब कि हम एयरप्लेन को चेक करेंगे? नहीं। समझो, जब प्लेन उड़ने वाला होता है तो प्लेन के उड़ने से पहले हम उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं। इसका मतलब पायलट कोई टेस्ट नहीं करता है, प्लेन की हर एक चीज को, उसका इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके व्हील्स बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसकी स्क्रू सब टाइट हुए कि नहीं हुए, सब चीजों को पहले चेक करा जाता है। उसकी आउटर बॉडी सही है कि नहीं, इंटरनल बॉडी सही है कि नहीं सही है, चलने से पहले। उसके बाद उसको प्री टेस्ट करा जाता है, चलाने से पहले 2-3 उसको राउंड मार के देखा जाता है कि भाई सब चीज सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। उसको टेस्ट रन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से टेस्टिंग करने से पहले हम पायलट टेस्टिंग करते हैं। इसमें अगर हमसे कुछ डिजाइन में कुछ गलती होगी तो हमें पता चल जाता है। अगर हमारे कंट्रोल्स जो है एनवायरमेंट के वो सही तरीके से नहीं बैठे, इम्प्रॉपर कंट्रोल से, तो वो हमें पता चल जाते हैं। फिर हम प्री टेस्टिंग करते हैं। प्री टेस्टिंग मतलब फाइनल टेस्ट से पहले हम एक बार एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। इससे अगर हमें कुछ कंट्रोल प्रॉब्लम्स है लेबोरेटरी कंडीशंस में, वो पता चल जाती है। इन्वायरमेंट को स्कैन करने में हमसे अगर कुछ फैक्टर्स छूट गए हैं तो वो हम अभी उसको देख के उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हमें समझ में आता है कि ड्रामेटिक इफेक्ट है पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, उस केस में आपको रिसर्च कॉल ऑफ कर देनी चाहिए। क्या होता है कि अगर आपने अनाउंस कर दिया कि आप रिसर्च करने वाले हो, अपनी सेल्स की कितनी होने वाली है, तो आपका जो कंप्यूटर है बहुत शाना है, वो क्या करेगा? वो आपकी पूरी मार्केट में आपके प्रोडक्ट से फ्लड कर देगा, वो आपकी आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ा देगा। वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको सही इंफॉर्मेशन पता चले। वो चाहता है कि आप ऐसे सोचते रहो कि मेरी तो सेल्स बहुत बढ़ रही है, कस्टमर बहुत खुश है, और वो धीरे धीरे करके आपका मार्केट शेयर खा ले। इसके लिए वो फ्लड कर देगा आपको, पूरे मार्केट को आपके कूपन से। स्टोर्स का जो लेआउट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट आगे रखा जाएगा, बाकी प्रोडक्ट्स पीछे हो जाएंगे, तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट्स है वो सेंसिटाइज हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। उस केस में आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको सही ऑब्जर्वेशन पता नहीं चलेगी। उस केस में आपको रिसर्च कॉल ऑफ कर देनी चाहिए, और किसी को बिना बताए आपको रिसर्च करनी चाहिए। नाउ एनालाइजिंग द डेटा। अगर आपने सारी चीजें, प्लानिंग, प्री टेस्टिंग सही तरीके से करी है, तो जो डेटा है आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास आएगा। जो डेटा आता है एक्सपेरिमेंट से वो इजी नहीं होता एनालाइज करने के लिए, लेकिन उसके कन्वीनियंस के लिए हमने ऑलरेडी कई चीजें कर चुकी है। पहली स्टेप में हमने लेवल्स डिफाइन करे थे ट्रीटमेंट के, फिर हमने प्री टेस्टिंग करी थी, फिर पोस्ट टेस्टिंग करी है टेस्ट के बाद, फिर हमने अलग अलग जो पूरी पॉपुलेशन उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया है। जब हम ऐसा करते हैं, इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम चूज करते हैं, तो जो हमें डेटा मिलता है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड मिलता है। इसके लिए हमने इसके पहले की सारी स्टेप्स करी। रिसर्चर के पास बहुत सारे तरीके होते हैं रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या क्या? कि वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज कर सकता है, वो पेन पेपर मतलब वो क्वेश्चन दे देगा, सामने वाला आपको आंसर लिख कर दे देगा। फिर वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, मतलब वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर स्केलिंग टेक्निक या फिजियोलॉजिकल मेजर्स, जो ये दोनों हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च के लिए काम आते हैं। मतलब जो अगला बोल रहा है उसकी हम वॉइस पिच का एनालिसिस करते हैं, उसका आई डेविएशन, डायलेशन हम चेक करते हैं कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसका यूजुअली बिजनेस में काम नहीं पड़ता है। नाउ वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो रिसर्च हम करते हैं उसके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। दो ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं कि पूरे हो। पहला क्या? कि हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रुप के ऊपर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके इफेक्ट से क्या कंक्लूजन है, क्या इफेक्ट है, उस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। और दूसरा कि जो हमें रिजल्ट मिला इस एक्सपेरिमेंट की वजह से सैंपल के ऊपर, उसको हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर लगा सकते हैं। ये हम चाहते हैं। ये दो चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं रिसर्च के। तो जो पहला गोल है उसके लिए हमें इंटरनल वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है, और जो दूसरा गोल है उसके लिए हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है। इंटर वैलिडिटी क्या होती है समझो। हमारा ये था कि जितनी हम एडवर्टीजमेंट बढ़ा रहे हैं,
तो उसकी वजह से सेल्स कितनी बढ़ रही है, ये हम रिसर्च कर रहे थे एक एग्जांपल में। तो मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट 10% से बढ़ाई, उसकी वजह से सेल्स हमारी 20% से बढ़ गई, लेकिन उसी वक्त में जो हमारा कॉम्पिटिटर था, मान लो वो जो हमारा मेन कॉम्पिटिटर था वो बैंकरप्ट हो गया, उसका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो गया, तो उसकी वजह से 20% हमारी सेल्स बढ़ी हुई है। तो हमारी जो सेल्स है ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से नहीं बढ़ी है, तो हमारा इंटरनल वैलिडिटी चेक नहीं हो पाया, हम रिसर्च को सही नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके लिए इंटरनल वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी कॉजल रिलेशनशिप एक्चुअल में है कि नहीं है, और जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स है उसके लिए उसको हमें कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, देखो पूरी पॉपुलेशन थी 100%, उसमें से एक हिस्सा हमने अलग कर लिया सैंपल का, उस सैंपल पे हमने रिसर्च करी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल क्या अफेक्ट आ रहा है। एडवर्टीजमेंट खर्चा बढ़ा है तो उससे सेल्स कम हुई है ज्यादा हुई, वो हम चेक करते हैं। तो जैसे हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से सेल्स हमारी 20% से बढ़ गई, तो ये हमारा कंक्लूजन बढ़ जाता है। तो क्या अब हम इस कंक्लूजन को पूरी पॉपुलेशन पर लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सेल्स है किसी और वेरिएबल की वजह से बढ़ी है, या फिर किसी और इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से बढ़ी है, वो हमें टेस्ट करना पड़ता है। रियल लाइफ सिचुएशन में हम दोनों में से किसी एक वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक वैलिडिटी हमें चेक करनी है, मान लो हमें इंटरनल वैलिडिटी चेक करनी है कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो एक्चुअल में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम बाहर की आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हमने वो करा तो हमारी इंटरनल वैलिडिटी चेक हो गई, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी चेक नहीं हो सकती। यूजुअली ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, इंटरनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, क्या गैप रहेगा इंटरवल्स का जो पार्टिसिपेंट्स उनको सेलेक्ट करने में, क्या अलग अलग पैरामीटर्स रहेंगे, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो क्या क्या होती है, एक होती है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यहाँ पे सब कुछ फिक्स रहता है, कुछ भी रैंडम नहीं रहता है, सब कुछ डिसाइडेड है, वन शॉट केस स्टडी की तरह इसको रिसर्च को करा जाता है। फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये असल में एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं टेस्ट यूनिट के और जो ट्रीटमेंट है ग्रुप का, वो बिल्कुल रैंडमली आप डिसाइड करते हो। इसमें प्री टेस्ट होता है, इसमें पोस्ट टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट सिर्फ कंट्रोल ग्रुप का होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नहीं होता है। फिर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि इसका जो एक हाफ रहता है वो एक्सपेरिमेंटल रहता है, वो रैंडमली डिसाइड होता है, और जो दूसरा हाफ रहता है उसमें एक्सपेरिमेंटल, लेकिन बट लाइक द फुल कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल इसके अंदर नहीं रहते, ये टाइम सीरीज बेसिस पर रहते हैं, मतलब इसमें पैटर्न्स बन सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या होती है, ये सीरीज रहती है और बेसिक एक्सपेरिमेंट जो अलाउ करती है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, मतलब हम किस बेसिस पर पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे सेलेक्ट करें कि वो रैंडमली सेलेक्ट हो, उसमें कोई पैटर्न ना बन जाए, जो हम सैंपल सेलेक्ट करें वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, और जो भी हम कंक्लूजन सैंपल पर ड्रॉ करें वो हम पॉपुलेशन पर ड्रॉ कर सके और बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस ले सके। दिस वाज द चैप्टर, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।